नहीं, तुम कुछ दिन यहीं रहोगे। तुमने सुहानी को अपनी बच्ची की तरह पाला है ना, तो उसका रिवॉर्ड तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। युवराज उन गार्ड से कहता है, इसकी अच्छे से खातिरदारी करना। ये कहकर युवराज वहां से चला जाता है। युवराज के रूम से निकलते ही आलोक के चीखने की आवाज उस अपार्टमेंट में गूंजने लगती है। इधर समायरा की आंखें खुलती हैं। वो देखती है कि इस वक्त वो सड़क पर नहीं बल्कि एक अंधेरे कमरे में बेड पर लेटी है। तभी उस कमरे का दरवाजा खुलता है और वहां एक आदमी आता है। समायरा उस आदमी को देखकर कहती है, कौन हो तुम? कौन था वो आदमी और समायरा वहां कैसे आ गई? समायरा देखती है कि उसके सामने एक आदमी खड़ा था। समायरा उसे हैरानी से देखते हुए कहती है, कौन हो तुम और मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? समायरा के सामने वही आदमी था जो रात को सुहानी की खिड़की के पास खड़े होकर उसे देखता रहता है। वो खामोशी से वहां खड़ा था। उस आदमी से कोई जवाब न मिलने पर समायरा इस बार गुस्से में कहती है, तुमने सुना नहीं मैंने क्या पूछा? समायरा की गुस्से से भरी आवाज सुनकर वो आदमी होश में आता है और कहता है, तुम मुझे सड़क पर बेहोश पड़ी मिली थी और तुम्हारी पीठ पर लगी चोट से बहुत खून बह रहा था, इसलिए मैं तुम्हें सड़क से उठाकर अपने घर ले आया। तुम अब कैसा महसूस कर रही हो? उस आदमी का जवाब सुनकर समायरा कुछ शांत होती है। उसे समझ आता है कि उस आदमी ने समायरा की मदद की थी। समायरा कहती है, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। ये कहकर समायरा उस कमरे से बाहर जाने लगती है। वो आदमी समायरा के सामने आकर उसे रोकते हुए कहता है, तुम आज रात यहीं रुककर आराम कर सकती हो। तुम्हारी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है। समायरा कहती है, तुमने मेरी जान बचाई, उसके लिए थैंक्स, लेकिन अब मेरा रास्ता रोकने की कोशिश मत करो। ये कहकर समायरा उस आदमी को अपने रास्ते से हटाकर आगे बढ़ जाती है। वो आदमी समायरा के पीछे जाते हुए कहता है, लेकिन तुम हो कौन? समायरा बिना पीछे मुड़े कहती है, तुम्हें ये जानने की कोई जरूरत नहीं है, और उस घर के दरवाजे से बाहर चली जाती है। समायरा के घर से बाहर जाते ही वो आदमी दरवाजे को देखते हुए कहता है, समायरा, रक्षा की बेटी, तुम्हें इस शहर में वापस नहीं आना चाहिए था। इधर युवराज आलोक से मिलकर अपनी कार ड्राइव करते हुए वापस अपने घर जा रहा था। ड्राइव करते हुए वो शुरू से लेकर अब तक सुहानी से रिलेटेड सभी कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रहा है। युवराज खुद से कहता है, सुहानी 7 साल तक अपने डैड के साथ शिमला में थी और उस एक्सीडेंट के बाद आलोक शर्मा के साथ कश्मीर में। लेकिन उस एक्सीडेंट और सुहानी के उस आलोक से मिलने के बीच ऐसा क्या हुआ कि सुहानी को सपने में वो गुफा, अघोरी और कलश दिखते हैं? इन सब का क्या मतलब है? और सबसे ज़रूरी बात, भैरवनाथ ने ये क्यों कहा था कि सुहानी मुझे उस साए से मुक्त करा सकती है? जहाँ तक मुझे पता है, सुहानी एक सिंपल लड़की है, तो फिर वो मुझे कैसे इन सब से आज़ाद कर पाएगी? युवराज ये सब सोच ही रहा था, तभी वो सेंट थॉमस हॉस्टल के पास पहुंच जाता है। उस हॉस्टल को देखते ही युवराज अपनी कार का ब्रेक लगा देता है और उसकी कार हॉस्टल के पास ही रुक जाती है। युवराज को याद आता है कि कुछ दिन पहले एक आदमी सुहानी पर नजर रख रहा था। युवराज सोचता है कि कहीं आज भी वो आदमी सुहानी के आसपास तो नहीं है। युवराज बाउंड्री वॉल से कूदकर हॉस्टल के अंदर आ जाता है। वो देखता है कि आज खिड़की के पास कोई भी नहीं था। ये देखकर युवराज चैन की सांस लेता है। युवराज खिड़की के पास जाता है और कमरे के अंदर देखने लगता है। कमरे के अंदर अंधेरा था, लेकिन युवराज सुहानी और निशा को साफ साफ देख सकता था। वो दोनों अपने अपने बेड पर सोई थी। युवराज सुहानी को देखते ही वापस जाने वाला था, लेकिन पता नहीं उसे क्या होता है। वो सुहानी से अपनी नजर हटा नहीं पा रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो बस इसी तरह सुहानी को देखता रहे। युवराज खुद को रोक नहीं पाता। वो खिड़की से कमरे के अंदर चला जाता है। युवराज सुहानी के पास जाकर बेड पर बैठ जाता है
और सुहानी को सोते हुए देखने लगता है। सुहानी को देखते हुए युवराज की आंखें नम हो जाती हैं। वो सुहानी का हाथ अपने दोनों हाथों में लेता है और अपने मन में कहता है, सॉरी सुहानी, तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूं। मेरी ही वजह से आज तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ नहीं है और तुम्हें उस आलोक के साथ रहना पड़ रहा था। युवराज ये सब सोच ही रहा था, तभी सुहानी को अपना हाथ किसी के हाथ में महसूस होता है। अगले ही पल उसकी नींद खुल जाती है। कमरे में अंधेरा था। जैसे ही सुहानी अपनी आंखें खोलती है, उसे अपने बेड पर एक काला साया जैसा कुछ बैठा हुआ दिखता है। ये देखकर सुहानी बहुत डर जाती है और डर से सुहानी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो चीखने ही वाली होती है, तभी युवराज उसके पास आकर अपना हाथ उसके मुंह पर रख देता है। युवराज के हाथ रखने की वजह से सुहानी की चीख नहीं निकल पाती। वो चीख तो नहीं पाती, लेकिन अपने हाथ पैर बेड पर मारने लगती है। सुहानी के इस रिएक्शन से परेशान होकर युवराज उसके कान के पास जाकर धीरे से कहता है, मैं हूं युवराज। युवराज की आवाज सुनकर सुहानी शांत हो जाती है। ये कहने के लिए युवराज सुहानी के इतने करीब आ गया था कि सुहानी को अपने चेहरे पर युवराज की सांसें महसूस हो रही थी। युवराज को अपने इतने करीब पाकर सुहानी की हार्ट बीट बहुत तेज हो गई थी। वो बस वहीं फ्रीज होकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अंधेरे में युवराज को देखने की कोशिश कर रही थी। युवराज फिर से कहता है, अब मैं अपना हाथ हटा रहा हूं, चीखना मत। सुहानी हाँ में अपना सर हिला देती है। युवराज धीरे से सुहानी के मुंह से अपना हाथ हटा लेता है। सुहानी चैन की एक सांस लेती है। युवराज ने सुहानी के मुंह से अपना हाथ तो हटा दिया था, लेकिन वो पीछे नहीं हटा था। अभी भी युवराज का चेहरा सुहानी के ठीक सामने था। सुहानी को इस बात का एहसास था, लेकिन अंधेरे की वजह से वो युवराज को देख नहीं पा रही थी। वो युवराज को पीछे धकेलते हुए खुद भी उठकर बैठ जाती है। सुहानी अपने मोबाइल का फ्लैशलाइट ऑन करके युवराज के चेहरे पर फोकस करती है। जब वो युवराज का चेहरा देख लेती है, तब पूरी तरह से रिलैक्स होती है। सुहानी धीमी आवाज में कहती है, युवराज सर, आप यहाँ क्या कर रही हैं? जल्दबाजी में युवराज के मुंह से निकल जाता है, तुम्हें देखने आया था और क्या। ये कहते ही युवराज अपनी गलती का एहसास करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। सुहानी हैरान होकर कहती है, आप मुझे क्यों देखने आए थे? युवराज सुहानी के सवालों का कोई जवाब नहीं दे पाता। वो फिर से कोई बहाना सोचने लगता है। युवराज से जवाब ना पाकर सुहानी फिर से कहती है, युवराज सर, आपने बताया नहीं, आप मुझे क्यों देखने आए थे? युवराज कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं तुम्हें क्यों देखने आऊंगा? सुहानी अपने बात पर अड़ी रहती है और कहती है, अभी आपने कहा कि आप मुझे देखने आए थे। युवराज अब अपनी ही कही बात में फंस जाता है और बात को संभालते हुए कहता है, तुम नींद में हो, इसलिए तुमने ठीक से सुना नहीं होगा। मैंने कहा था कि मैं उस साई को देखने आया था। मैं देख रहा था कि कहीं वो तुम लोगों पर अटैक तो नहीं कर रहा। युवराज के इस जवाब से सुहानी कन्विंस हो जाती है। वो अपने मन में कहती है, शायद युवराज सर सही कह रही हैं, मैं नींद में हूँ, इसीलिए मैंने कुछ भी सुन लिया होगा। युवराज सर मुझे क्यों देखने आएंगे? सुहानी को कन्विंस होता देखकर युवराज भी रिलैक्स हो जाता है। वो कहता है, ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। ये कहते हुए युवराज जैसे ही सुहानी के बेड से उठता है, उसे निशा की आवाज सुनाई देती है। युवराज और सुहानी निशा की तरफ देखते हैं। निशा नींद में अपने हाथ पैर मारते हुए कहती है, सुहानी तू वहीं रुक, मैं अभी किक मार के इस साई को विशिंग वेल में धकेल देती हूँ, ये वहीं डूबकर मर जाएगा। निशा फिर से शांत होकर सो जाती है। निशा की हरकत देखकर युवराज और सुहानी को हंसी आ जाती है। युवराज सुहानी से बिना कुछ कहे खिड़की से बाहर चला जाता है। वो खिड़की के पास रुककर सुहानी से कहता है, रात में ये खिड़की बंद रखा करो, यहाँ से कभी भी कोई भी अंदर आ सकता है।
और वहां से चला जाता है। युवराज वहां से निकलते हुए अपने ख्यालों में इतना डूबा था कि उसे ये एहसास नहीं होता कि वो साया इस वक्त उससे कुछ ही दूरी पर था। युवराज अपनी कार से अपने घर के लिए निकल जाता है और सुहानी खिड़की बंद करके अपने बेड पर जाकर फिर से सो जाती है। रात के 3 बजे थे। निशा और सुहानी अपने अपने बेड पर सोए थे। तभी धीरे धीरे एक काला साया उस कमरे के अंदर आता है। वो साया निशा और सुहानी के बेड के सामने आकर रुक जाता है। अगले ही पल वो धीरे धीरे निशा की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही वो निशा से 1 मीटर की दूरी तक जाता है, वो उसकी तरफ आगे नहीं बढ़ पाता। निशा के उस रुद्राक्ष की वजह से आज फिर वो साया उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। वो साया पीछे हट जाता है। कुछ देर बाद वो साया सुहानी की तरफ बढ़ता है। धीरे धीरे वो सुहानी के बेड के एकदम नजदीक पहुंच जाता है और फिर वो साया गायब हो जाता है। उस साये के गायब होने के कुछ ही देर बाद सुहानी की आंखें अचानक से खुल जाती हैं। वो बेड पर ही लेटे हुए एकटक ऊपर लगे फैन को देखती है। इस वक्त सुहानी के आंखों की पुतली नॉर्मल से काफी छोटी हो गई थी और वो अपनी पलकें भी नहीं झपका रही थी। सुहानी बिना करवट लिए उठकर बैठ जाती है। वो बस अपने सामने ही देख रही थी। कमरे में पूरी तरह से अंधेरा था। रोशनी के नाम पर सिर्फ सुहानी की आंखें चमक रही थीं। उसके चेहरे पर अभी कोई एक्सप्रेशन नहीं था। सुहानी अपना सर राइट साइड घुमाती है। उसके राइट साइड पर निशा सो रही थी। निशा को सोते देख सुहानी फिर से अपना चेहरा सामने करते हुए बेड से नीचे उतर जाती है। नीचे उतरकर चलते हुए वो दरवाजे की तरफ जाती है और धीरे से दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर चली जाती है। सुहानी अब बेहोशी में चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका उसकी बॉडी पर कोई वश ही ना हो। चलते हुए वो सीढ़ियों के पास पहुंच जाती है और आगे बढ़ने लगती है। इसी बीच निशा की नींद खुल जाती है। निशा देखती है कि सुहानी अपने बेड पर नहीं है और कमरे का दरवाजा भी खुला है। निशा ये देखकर घबरा जाती है और कहती है, सुहानी कहाँ गई? वो फौरन उठकर वॉशरूम में जाकर देखती है, लेकिन सुहानी वहां नहीं थी। निशा परेशान होकर कहती है, हे भगवान, इतनी रात को सुहानी कहाँ चली गई? कहीं वो साया? ये कहते हुए निशा का डर बढ़ता जा रहा था। वो खुद को समझाते हुए कहती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी एक ही तो बेस्ट फ्रेंड है। मुझे सुहानी को ढूंढना होगा। ये कहकर निशा कमरे से बाहर निकल जाती है और सुहानी को ढूंढने लगती है। इधर सुहानी चलते हुए हॉस्टल की छत पर आ चुकी थी। वो बस सामने देखते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। आगे बढ़ते हुए सुहानी छत की रेलिंग पर चढ़ जाती है और नीचे देखने की बजाय बस सामने ही देखती रहती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे एहसास ही नहीं है कि वो कहाँ पर खड़ी है। सुहानी आधी रात को नाइट ड्रेस में खुले बालों के साथ रेलिंग पर खड़ी थी। उसे ऐसे देखकर डर से किसी के भी दिल की धड़कन रुक सकती थी। सुहानी अपना दाहिना पैर ऊपर उठाकर आगे बढ़ती है। अब सुहानी का एक पैर छत की रेलिंग पर था और दूसरा पैर हवा में। सुहानी हल्की मुस्कान के साथ एक भयानक आवाज में कहती है, आज तेरा खेल खत्म। सुहानी के ऐसा कहते ही वो काला साया सुहानी के शरीर से बाहर निकल जाता है और अगले ही पल तेजी से वहां से चला जाता है। उस साये के जाने के कुछ सेकंड बाद सुहानी को होश आता है और वो खुद को हॉस्टल की छत पर पाती है। सुहानी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब सच है या वो सपना देख रही है। तभी उसकी नजर नीचे जाती है। वो देखती है कि वो इस वक्त छत की रेलिंग पर खड़ी है और उसका एक पैर आगे की तरफ हवा में लटका हुआ है। ये देखकर सुहानी घबरा जाती है। उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाती है। क्या इस बार साया सुहानी को मारने में कामयाब हो जाएगा? क्या है समायरा का राज? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर। और साया अ कर्स्ड लव स्टोरी के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।